Hello students, this is Amit Pardeshi. Welcome to the channel MGCI. MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज नीट 2020 का एग्जाम हो चुका है और पेपर्स भी आ चुका है हमारे पास, और इस लेक्चर में बच्चों हम लोग फिजिक्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। थोड़ा सा पेपर पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पेपर पैटर्न जो था वो तो पिछले सालों की तरह ही था, ठीक है, सभी मिक्स मैच क्वेश्चन थे, लेकिन डिफिकल्टी लेवल मुझे थोड़ा आसान लगा इस बार का। ठीक, इस बार जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल था वो कंपैरेटिवली आसान लगा। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व, देखते हैं किस तरह से आसान था। ठीक है, चलिए, तो हम लोग कर रहे हैं बच्चों सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोग मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेस इज हाफ। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सेपरेशन, इस तरह से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, ये दो कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है d। ठीक, और इस d को हाफ करने की बात करेंगे, सेपरेशन इज हाफ एंड डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेस इज डबल्ड। ये स्क्रीन होती है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम कैपिटल डी बोलते हैं, दिस इज स्क्रीन। ठीक, इस डिस्टेंस को डबल करने की बात हो रही है। ठीक, दिस इज डबल्ड, देन द फ्रिंज विड्थ बिकम्स। अच्छा, पहले फ्रिंज विड्थ क्या थी? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बच्चों लैम्डा डी बाई डी। ठीक, बाद में फ्रिंज विड्थ बीटा डैश हो जाएगी, हमने इस कैपिटल डी को कितना कर दिया, डबल, तो यहाँ आ जाएगा 2d, और स्मॉल डी को कर दिया हाफ, तो ये आ जाएगा d बाई 2। ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा डी बाई डी। नाउ लैम्डा डी बाई डी को हम लिख सकते हैं बीटा, तो हमें मिल जाएगा 4 बीटा। बीटा डैश इक्वल टू 4 बीटा इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। ठीक बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू बॉडीज ऑफ मासेस 4 kg and 6 kg are tied to the ends of the massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. See figure. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity के terms में हमें acceleration बताना है। ठीक है, ये एक सिस्टम है, इसमें 6 kg नीचे और 4 kg ऊपर जाएगा। किस acceleration से ऊपर नीचे जा रहे हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमें पता है कि इस सिंपल सिस्टम का जो acceleration होता है बच्चों, वो m1 minus m2 अपॉन m1 plus m2 multiplied by g होता है। हेवियर मास माइनस स्मॉलर मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय g। हेवियर मास है आपका 6 kg, स्मॉलर है 4 kg, है ना, नीचे आ जाएगा 6 plus 4 मल्टीप्लाइड बाय g। 6 minus 4, ये हो जाएगा आपका 2g डिवाइडेड बाय 10। ये कैंसिल आउट करेंगे तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर आ जाएगा आपका g by 5। सो g by 5 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक इजी क्वेश्चन था एनएलएम से, और g by 5 आ गया इसका आंसर। ठीक है, चलो, रे इज इंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है। रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस i ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म। ठीक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्मॉल एंगल प्रिज्म with angle of prism is a। angle of prism आपको दिया हुआ है a, and emerge normally from the opposite surface if the refractive index of the material of the prism is mu, then the angle of incidence is nearly equal to। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में पूछा हुआ है। ये आपको एक प्रिज्म ले लेते हैं, इस तरह से लाइट रे इंसिडेंट हुई है। ठीक, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाती है इंसिडेंट, और इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई है कि वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई और सीधी बाहर निकल गई। ठीक, यही बोल रहा है ना। देखो यहाँ पे, एंड इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस से नॉर्मली बाहर निकल गई। ये प्रिज्म एंगल है। अच्छा बच्चों, ये नॉर्मल है हमारा, ये क्या है, नॉर्मल। ठीक, ये है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है, आई। ठीक, अगर ये नॉर्मल है तो ये पूरा एंगल 90 होगा, ये वाला एंगल 90 है, ये a है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस है, एंड दिस इज 90, ये 90 माइनस है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका a। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है i, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ए। तो अगर मैं यहाँ स्नेल्स लॉ लगाऊँ तो ये मिलेगा मुझे म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, और आर की प्लेस पर क्या है ए। ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन आई इक्वल टू म्यू साइन ए। ठीक, क्योंकि एंगल स्मॉल है तो साइन आई को हम लिख सकते हैं आई, और साइन ए को हम लिख सकते हैं ए। तो आंसर हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू म्यू ए। सो आई इक्वल टू म्यू ए, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A ray is incident at an angle of sorry, next question पे आते हैं। ठीक, taking into account of the significant figure, what is the value of 9.99 meter minus 0.0099 meter? ठीक है बच्चों, देखो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन था, दो नंबर से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें आंसर बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। इसमें 1 है तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसमें 4 है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें 2 है ये करेक्ट हो जाएगा, इसमें 3 है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो 0.98 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं था, ये इजी क्वेश्चन था। टू पार्टिकल ऑफ मास 5 kg and 10 kg, two particle of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to two ends of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass। एक 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। मैं इसको 100 सेंटीमीटर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लिख रहा है ऑप्शंस सब सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, इसलिए मैं इसे सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। 100 सेंटीमीटर की एक रॉड है और इसके एंड्स पर 2 मासेस अटैच्ड हैं। ये वाला मास है आपका 5 kg और ये वाला मास अटैच्ड है आपका 10 kg। ठीक, एक 5 kg और एक 10 kg अटैच्ड है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 kg पार्टिकल इज नियर। ठीक, तो मैं मान लेता हूँ कि दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, और 5 kg से इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मैं इसे x कंसीडर कर लेता हूँ। तो बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, ये बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 100 माइनस x, टोटल डिस्टेंस 100। ठीक, अब हमें पता है सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से कि सभी पार्टिकल का मास मोमेंट का सम अबाउट द सेंटर ऑफ मास क्या होता है 0। ठीक है, सम ऑफ मास मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0। तो 5 kg का मास मोमेंट अगर मैं निकालूं तो आ जाएगा 5x, और इतना ही मास मोमेंट किसका आना चाहिए 10 kg का। तो 10 kg का मास मोमेंट हो जाएगा 10 इंटू 100 माइनस एक्स, मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, मास इंटू डिस्टेंस। बॉडी का मास और सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, उसका मास मोमेंट। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू 1000 माइनस 10x। ठीक, अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 15x इक्वल टू 1000, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 15। ठीक, तो अगर मैं इसे कैंसिल करता हूँ 5 से तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 200, और अगर इसे हम और कैंसिल करें फर्दर तो ये मिलता है आपको 66.66। ठीक, और क्योंकि पार्टिकल की नियरली, ठीक है, पार्टिकल इज नियरली एट अ डिस्टेंस ऑफ, है ना, क्वेश्चन अप्रॉक्स डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसके सबसे अप्रॉक्स आंसर कौन सा है 67 सेंटीमीटर। ठीक, 67 इसके सबसे अप्रॉक्स आंसर है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, 67 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, a wire of length L and area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L1 when mass capital M is suspended from the free end. Expansion of the Young's modulus. ठीक, Young's modulus पूछा है, हमसे बोल रहा है कि ये L लेंथ का वायर है, ये कोई वायर है L लेंथ। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम इस पर एक M मास को हैंग करते हैं तो इसकी जो लेंथ है L से L1 हो जाती है। जब हम इस पर M मास को हैंग करते हैं तो लेंथ L से L1 हो जाती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 1। तो यंग्स मॉडुलस पूछा गया है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय
नॉर्मल स्ट्रेंथ। नॉर्मल स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेंथ को हम क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो देखो y इक्वल टू फोर्स कितना लगेगा इस पर फोर्स लगाया इस मास ने, तो फोर्स हो गया आपका mg, तो फोर्स तो हो गया mg, ठीक, ये कैपिटल L चला जाएगा ऊपर, ठीक, डिवाइडेड बाय एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। और चेंज इन लेंथ अगर हम देखें, पहले लेंथ L थी, बाद में L1 हो गई, L1 इज ग्रेटर देन L, तो चेंज इन लेंथ रहेगा L1 माइनस L। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी mg अपॉन a L1 माइनस L। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये भी एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, बहुत इजी मान सकते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, assume that light of wavelength 600 nanometer is coming from a star. The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 meter is। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? ठीक, यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, ये रिजोल्यूशन की लिमिट। ठीक, रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो देखो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय डी। ठीक, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ अगर मैं यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट करूँ विच इज 600 नैनोमीटर, 600 नैनो को भी लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -9। ठीक, नैनो को क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -9 मीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर। डायमीटर इज 2 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, 3 2 6, 3 2 6, 3 1 3, 3.66 into 10 to the power 2 into 10 to the power -9। ठीक, इस 300 को मैंने लिख लिया 3 into 10 to the power 2, है ना, और 3 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 3.66 into 10 to the power -9 plus 2 that is -7 रेडियन। ठीक, so 3.66 into 10 to the power -7 रेडियन, ऑप्शन नंबर 2 will be the correct answer। ठीक है बच्चों, चलिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, रिजॉल्विंग पावर पे अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होता तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाता। स्क्रू गेज has a least count of 0.01 mm and there are 50 divisions in the circular scale। इसके सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन है, 50। The pitch of the screw gauges, pitch of the screw gauge पूछा हमसे। ठीक है, चलो तो सॉरी पिच है ना, पिच के लिए हम लिखेंगे इसका जो पिच है, ठीक है ना, वो कैलकुलेट करना है। तो देखो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है पिच डिवाइडेड बाय डिवीजन और सर्कुलर स्केल, डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच आ जाएगा आपका लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय डिविजन्स। लीस्ट काउंट आपको गिवन है 0.01 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। डिविजन्स कितने हैं, 50। पॉइंट हटा लेते हैं, 2 0 कैंसिल, यह आ जाएगा 2 टाइम्स। अगर इसको हम डिवाइड करें कितना आ गया, हाफ mm, यहाँ से आंसर हमें मिलेगा 0.5। ठीक, सो 0.5 mm विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 0.5 mm। ये भी एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉडी वेज 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस पर इसका वेट कितना है, 72 न्यूटन। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक, अब देखो बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसे मैं mg भी बोल सकता हूँ अर्थ सरफेस पर, और h हाइट पर मैं इसको बोल सकता हूँ mgh। h हाइट पर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, mgh, है ना। g इन टर्म्स ऑफ g भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अगर आप चाहो तो इस g की वैल्यू पुट करके देखो, तो g की वैल्यू होती है gm/r²। तो अगर आप ध्यान देखोगे तो gmm/r² ही फोर्स है। तो आप चाहो तो इसे gmm/r² से सॉल्व करो या फिर mg से सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक, मेरे हिसाब से यहाँ से सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। तो अर्थ सरफेस पर जो वेट है वो कितना है, mg एंड इट इज इक्वल टू 72 न्यूटन। यहाँ से मैं मास कैलकुलेट कर लेता हूँ, मास आ जाएगा आपका 72/g। ठीक, मास को भी मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ और अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं gh के लिए सॉल्व करते हैं। तो gh के लिए जो फॉर्मूला है
वो है g बाय 1 प्लस h बाय r होल स्क्वायर, है ना। हाइट पर g की वैल्यू भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, जी एच इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस, कितनी हाइट पर लेके जा रहे हैं, हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस, तो हाइट की वैल्यू है r बाय 2 डिवाइडेड बाय r होल स्क्वायर, ये वाला r है, ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो जी एच इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 3 बाय 2 होल स्क्वायर, ठीक। ये 2 आ जाएगा स्क्वायर हो के ऊपर, तो हो जाएगा 4g डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो जी एच की वैल्यू आ गई 4g बाय 9। अब अगर मैं वेट कैलकुलेट करूं हाइट पर, तो वो हो जाएगा एम जी एच, मास की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ 72 बाय जी, और जी एच की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ 4g बाय 9, ठीक। तो g से g कैंसिल हो जाएगा, है ना, 9 से कैंसिल हो जाएगा 72, 8 टाइम्स, और 8 इंटू 4 ये हो जाएगा 32, ठीक। 8 इंटू 4, g से g कैंसिल हुआ है 4 नहीं, 8 इंटू 4 से आ जाएगा 32 न्यूटन। सो ऑप्शन नंबर 3 फिल विद द करेक्ट आंसर, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 विच इज इक्वल टू 32 न्यूटन। हाँ, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन द फोर्स ऑफ 3 Newton acts on a particle whose position vector is 2 kg। जैसा कि रोटेशनल मोशन से एक्सपेक्टेशन होता है टफ क्वेश्चन का, वैसा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है टॉप पर, और फोर्स की वैल्यू एफ फैक्टर ये कितना गिवन है हमें, फोर्स ऑफ 3 है, ठीक, और पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर ये कितना गिवन है, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इज 2 kg, तो पोजीशन वेक्टर में गिवन है 2 kg। पूछा गया है बच्चों टॉर्क होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर है आपका 2 kg क्रॉस एफ वेक्टर है आपका 3 kg, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और ये देखो राइट हैंड थंब रूल से अगर मैं बताऊं आपको, तो ये आई कैप, ये जे कैप, और ये हो जाएगा के कैप। तो हमें क्या करना है, के क्रॉस जे, तो के की डायरेक्शन में चलना है, के की डायरेक्शन चलना है, जे की डायरेक्शन में टर्न करना है, के बाहर है, के की डायरेक्शन में चलेंगे, जे की डायरेक्शन में टर्न करेंगे, तो थंब आएगा इस तरफ, और इस तरफ जो है बच्चों वो क्या है, माइनस आई कैप, ठीक है, माइनस आई कैप, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आई कैप। और ट्रिक से भी कर सकते हो आई जे के, ठीक। सर इस ऑर्डर में चलते हैं तो पॉजिटिव, इसके अपोजिट ऑर्डर में चलते हैं तो नेगेटिव, तो जब हम के क्रॉस जे करते हैं तो हम इसके अपोजिट ऑर्डर में जा रहे हैं, तो यह आ जाता है माइनस आई कैप, so top answer will be -6 I cap, -6 I cap will be the correct answer, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ball is thrown vertically downwards with a velocity of 20 meter per second, with a velocity of 20 meter per second from the top of tower, it hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second, the height of the tower is, ठीक। देखो क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या बोल रहा है, एक टावर है, यहाँ से एक बॉल को डाउनवर्ड थ्रो किया गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से डाउनवर्ड 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये बॉल यहाँ की हिट करती है तो इसकी स्पीड होती है 80 मीटर पर सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर इज, तो हमसे हाइट पूछेगी, इजी क्वेश्चन है, थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, फाइनल स्पीड कितनी है 80, ये हो गया 80 स्क्वायर, इनिशियल स्पीड है 20, हो जाएगा आपका 20 स्क्वायर, 2 a की वैल्यू 10 और हाइट हो जाएगी h, ठीक है। हाँ नाउ 80 स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 6400 माइनस 20, ये हो जाएगा 400 इक्वल टू 20h, 6000 इक्वल टू 20h, आप कैंसिल कर सकते हो, हाइट आ जाएगी आपकी 300 मीटर, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 300 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का डायमेंशन पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, यूनिट डायमेंशन से, ठीक। तो स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया,
फोर्स की डायमेंशन mL/T⁻², एरिया के लिए L स्क्वायर, एक L कैंसिल हो जाएगा, mL इनवर्स T⁻² विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा mL इनवर्स T⁻², mL इनवर्स T⁻² विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ब्रूस्टर्स एंगल IB फॉर एन इंटरफेस शुड बी। तो हमें पता है कि जो ब्रूस्टर्स एंगल होता है वो 90 से छोटा हो, जैसे किसी इंटरफेस के लिए आपने पढ़ा होगा, है ना, कि 57 डिग्री फॉर द ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना, 53 डिग्री फॉर द ट्रांसपेरेंट मीडियम। एनसीईआरटी में ऐसी वैल्यूज भी आपको गिवन है। तो जो भी वैल्यूज गिवन है वो 50 to 60 के बीच वाली वैल्यूज है। तो जो रेंज है वो इसमें बैठ रही है, 45 से 90 डिग्री की रेंज में बैठ रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, हाँ, लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, तो होपफुली आप लोगों को आंसर समझ में आए होंगे, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच।